हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसे 5 अंगुलियों में काउंट करेंगे। फर्स्ट, मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर डक्टाइल, मेलिएबल, फिर लश्चरस होते हैं और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स अपोजिट है, नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल, नॉन सोनोरस, नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और नॉन लस्टरस होते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। ठीक है, मेटल्स के अंदर एक्सेप्शन क्या है? मर्क्यूरी एंड गैलियम विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी एंड गैलियम आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बाकी सबका तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल्स में, बट गैलियम और सीजियम का, किसका? गैलियम एंड सीजियम, गैलियम और सीजियम का होता है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बाकी सब ठीक है, जनरली हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम के अलावा बाकी सारे जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। नॉन मेटल्स में एक्सेप्शनल केसेस में सबसे पहले लश्चरस में आते हैं आयोडीन। लश्चरस में कौन आता है? आयोडीन। और हार्ड सब्सटेंस में जनरली सॉफ्ट होते हैं नॉन मेटल्स, ब्रिटल होते हैं, लेकिन डायमंड कैसा होता है? हार्डेस्ट एलिमेंट प्रेजेंट ऑन अर्थ है। इसमें ब्रोमीन कैसा होता है? लिक्विड स्टेट में होता है, बाकी सारे गैसेस या लिक्विड सॉलिड स्टेट में होते हैं नॉन मेटल्स। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। एक और है इसके अंदर, ग्रेफाइट। वर्ड याद रखना, ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, शाइनी होता है। ठीक है, उसके बाद में ये देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। फिर आते हैं आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की कॉम्बिनेशन से बनते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। तो ये आपको स्ट्रक्चर बुक में एग्जांपल गिवन होगा, आप डायग्राम बना के चेक करोगे। इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है मेटल, मैग्नीशियम 2 क्लोरीन को दे रहा है, तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 आ गया और दोनों क्लोरीन के ऊपर माइनस का साइन आ गया, तो ये बन गया MgCl2। ऐसे ही NaCl का भी सिंबल बनता है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड कैसी है कि भैया ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर होते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। सॉल्युबिलिटी वाटर में सॉल्युबल होते हैं, केरोसिन पेट्रोलियम में सॉल्युबल नहीं होते हैं ये। ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं डाइल्यूट फॉर्म में, प्योर फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, एलॉयज क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, उनको एलॉयज बोलते हैं। एलॉयज एलॉयज क्यों बनाते हैं हम? कोरोजन से बचने के लिए बनाते हैं, दूसरा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, यानी स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय। ठीक है, तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलॉयज देखेंगे। अब देखें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलॉय, types of alloys. ठीक है, amalgam is an alloy of mercury and different mercury with silver और tin। ठीक है, ये डेंटल कैविटीज़ को फिल करने में काम आता है। ब्रास, कॉपर और जिंक का एलॉय है। कॉपर एंड टिन ब्रॉन्ज है, सोल्डर है। लेड एंड टिन का गोल्ड एलॉय 24 कैरेट तो प्योर गोल्ड है। 22 कैरेट के अंदर हम लोग कॉपर मिक्स कर सकते हैं, दूसरे कोई भी दूसरा सब्सटेंस मिक्स करते हैं, मोस्टली कॉपर मिक्स करते हैं। तो ये एलॉयज़ की बात हो गई। ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। उसमें आयनिक बॉन्ड पढ़ लिया हमने, आयनिक कंपाउंड पढ़ लिया, फिर हमने क्या पढ़ लिया? फिर हमने पढ़ लिया एलॉयज। फिर आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले रिएक्शन विद एयर, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू सॉल्ट प्लस मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू सॉरी मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मेटल ऑक्साइड। क्या देंगे? मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड बहुत सारे तरह के हैं, इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है। एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, रिएक्शन अब सेकंड है रिएक्शन विद एसिड्स। मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड hydrogen gas. Metal react with bases to give salt and hydrogen gas. Non-metal also react with acids to give salt and hydrogen gas. So एसिड से रिएक्ट करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स, और क्या देते हैं? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बात आती है टेस्ट विद हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? पॉपिंग साउंड आता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, कोई भी मेटल रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो क्या बनना है? पॉप साउंड आएगा। अगर ये मेटल रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड से, मेटल रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड से, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। क्या रिलीज होगा? वाटर। क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन ये है कि मैग्नीशियम एंड मैग्नीज डू रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड नॉर्मली, और सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यानी नाइट्रिक एसिड सिर्फ मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, और किसी भी एलिमेंट के साथ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस नहीं बना के क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये बात याद रखना। फिर आता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया रॉयल वाटर है। रॉयल वाटर का मतलब इसके अंदर गोल्ड, सिल्वर, क्या प्लैटिनम क्या हो जाते हैं? डिजॉल्व हो जाते हैं। डिजॉल्व हो जाते हैं तो इसका रेशियो क्या होता है? इसके बनाने का रेशियो होता है 3:1। 3 होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 पार्ट, और 1 पार्ट होता है नाइट्रिक एसिड।
तो ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि भैया इसके अंदर गोल्ड डिप करके ऐसे बाहर निकालेंगे तो गोल्ड काफ़ी सारा उसके अंदर डिजॉल्व हो चुका होता है, ठीक है। फिर उसको सेपरेट करने के लिए पूछते हैं कि सर, बच्चे पूछते हैं सेपरेट कैसे करोगे सर, सेपरेट कैसे करते हैं। सेपरेट करने के लिए उसमें जो पाउडर्ड फॉर्म है उसके अंदर खूब सारे केमिकल्स मिक्स करते हैं, फिर पाउडर बचता है, पाउडर को हीट करते हैं तो उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो तो उड़ जाते हैं, पीछे सिर्फ गोल्ड बच जाता है, प्लैटिनम बच जाता है। रिएक्शन विद वाटर, metals react with water to gives you metal oxide, metal hydroxide and metal hydroxide, ठीक है। देखो दो रिएक्शन हो रही है, पहले मेटल प्लस वाटर हो रहा है तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, फिर ये जो मेटल ऑक्साइड है फिर से वाटर से रिएक्ट करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगा। सोडियम एंड पोटेशियम कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर लेते हैं, विगरसली रिएक्ट करते हैं। कैल्शियम रिएक्ट करता है वायलेंटली, बट हाइड्रोजन इसके नीचे डिपॉजिट हो जाता है, इसलिए कैल्शियम ढंग से डिजॉल्व नहीं हो पाता, फ्लोट करता है। फिर मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर से और इसमें भी बबल्स सरफेस के नीचे आ जाता है तो ये भी फ्लोट करने लग जाता है। एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक स्टीम से रिएक्ट करते हैं। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड किससे रिएक्ट करते हैं, वाटर से रिएक्ट करते ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई रिएक्टिविटी सीरीज। हायर एलिमेंट्स रिप्लेसेस द लोअर एलिमेंट्स। रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर हैं वो नीचे वाले एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। लीस्ट रिएक्टिव सब्सटेंसेज में प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के नीचे वाले सारे कैसे लीस्ट है और ऊपर वाले सारे कैसे हाई रिएक्टिव हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम। Then comes reaction with sodium of other metallic salt, solution of other metallic salts, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं मेटल्स। अभी पढ़ा हमने रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें हायर एलिमेंट्स जो हैवियर एलिमेंट्स है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है, दे रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को रिप्लेस करते हैं। अकरेंस, अब पढ़ते हैं हम मेटल्स किस फॉर्म में मिलते हैं। मेटल्स हमको मिनरल्स के फॉर्म में मिलते हैं। सारे सब्सटेंसेस जो अर्थ पर हैं वो सब मिनरल्स के फॉर्म में मिलते हैं हमको। उन मिनरल्स से हमको कमर्शियली एक्सट्रैक्टेड मिनरल्स को हम क्या बोल देते हैं, हम ओर बोल देते हैं। यानी ओर्स क्या है, कमर्शियली एक्सट्रैक्टेड मिनरल्स जिनसे हमको प्रॉफिट होता है, उसको ओर बोल देते हैं। जैसे सी से हमको क्या मिलता है, NaCl, MgCl2 बनता है। ओर्स आर मेजरली ऑक्साइड्स, एज ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव एंड हाईली अबंडेंट, यानी ऑक्साइड्स के फॉर्म में होते हैं ओर्स, ठीक है। लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में कौन है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में है हमारे पास जनरली फाउंड इन फ्री स्टेट कौन कौन है, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर, मर्क्यूरी, ठीक है। सिल्वर एंड कॉपर आल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट सच एज सल्फाइड्स या ऑक्साइड ओर्स के फॉर्म में सिल्वर और गोल्ड में मिलते हैं। मोस्ट रिएक्टिव सब्सटेंसेज हैं। सबसे पहले ओर्स को हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब होता है छोटे छोटे पीसेज में कर देना, या हैंड पिकिंग कर देना, या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन कर लेना, मतलब कुल मिला के हम फिजिकली सेपरेट कर लेते हैं उनको। फिर केमिकली कैसे सेपरेट करते हैं, एक्सट्रैक्शन 3 तरीके से होते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ हैवियर मेटल, हाई रिएक्टिव मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मीडियम रिएक्टिव मेटल्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी सल्फाइड ओर्स होते हैं। लो रिएक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं, सल्फाइड ओर्स होते हैं। उनको ऑक्साइड्स में, मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, लास्ट में सिर्फ प्योर मेटल बचता है। करते क्या है हम इसके अंदर, जब लो रिएक्टिव मेटल्स हैं तो उसके अंदर हम करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट करेंगे, यानी सल्फर को उड़ाएंगे ऑक्सीजन साथ कंबाइन करके, इसको बोलते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग अप ऑफ एन ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रोस्टिंग क्या है, हीटिंग अप ऑफ मेटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। द सिनेबार इज अ ओर ऑफ मर्क्यूरी, HGS को ऑक्सीजन प्रेजेंस में हीट किया, HgO बचा, सल्फर डाइऑक्साइड उड़ गया, HgO को फिर से हीट किया, Hg बचा, O2 फिर से उड़ गया। दिस इज नोन एज रोस्टिंग, ठीक है। और फिर कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन प्रेजेंस में हीट किया, फिर से कॉपर ऑक्साइड बचा, कॉपर ऑक्साइड फिर से कॉपर सल्फाइड की हीट प्रेजेंस में हीट किया, कॉपर बच गया, सल्फर डाइऑक्साइड उड़ गया। तो ये हो गया सारा का सारा क्या, हीटिंग अप ऑफ मेटल्स इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर आता है मीडियम रिएक्टिव। मीडियम रिएक्टिव में दोनों करना है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी हीट करना है, यानी सल्फाइड ओर्स को प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट किया गया है, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करते हैं उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। सल्फाइड ओर्स एंड कार्बोनेट ओर्स को ऑक्साइड बनाएंगे, फिर उसमें से उसका रिडक्शन करेंगे मेटल्स का, ठीक है। रोस्टिंग, कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर्स इनटू ऑक्साइड्स बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। कैल्सिनेशन, कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट ओर्स। कार्बोनेट ओर्स का होता है कैल्सिनेशन, सल्फाइड ओर्स का होता है रोस्टिंग, ठीक है। तो जब भी कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों करेंगे, उनमें बचेगा ऑक्साइड्स ऑफ मेटल बचेंगे। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल को कार्बन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, इसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और रिडक्शन के बाद में लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में करते हैं हम
रिफाइनिंग में क्या होता है, मेल्ट करते हैं, ऊपर और नीचे कचरा रह जाता है उसको सेपरेट कर लेते हैं, पीछे जो बच गया मोल्टन मेटल है, प्योर मेटल है, उसको हम मोल्ड्स में डाल के सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रोसेस है, ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उसको बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस। ये रेल के जो क्रैक्स होते हैं उन क्रैक्स को फिल करने में काम आता है। उसमें हम क्या करते हैं, आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, तो आयरन सेपरेट हो जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बचता है और खूब सारी हीट निकलती है। वो खूब सारी हीट क्या करती है, आयरन को मेल्ट करके उसमें डाल देती है, पिघाल देती है, उस जो क्रैक्स है उनको फिल कर देती है। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल्स का हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि भैया आपने एक सोल्यूशन लिया, सोल्यूशन के अंदर जो प्योर मेटल है उसको रखेंगे हम नेगेटिव टर्मिनल पे, इम्प्योर मेटल को रखेंगे पॉजिटिव टर्मिनल पे, एनोड पे। जैसे इम्प्योर मेटल, जैसे करंट पास करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से जितना भी मेटल सब्सटेंस है वो कहाँ चला जाएगा, इम्प्योर सब्सटेंस यानी कैथोड पे चला जाएगा, और जो बच गया वो सब कुछ नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मेटल्स। ठीक है, अब इसमें नीचे गैंग के फॉर्म में एनोड मड इकट्ठा हो जाता है, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, जो पीछे बच गया कैथोड वो प्योर सब्सटेंस है और वो हमारे आगे काम आ जाएगा। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल में बता दिया मैंने आपको, यहाँ पे नीचे एनोड मड बचता है, ये एनोड पे इम्प्योर सब्सटेंसेज है, कैथोड पे प्योर सब्सटेंसेज है, तो ये पूरा सिस्टम होता है, याद रहेगा, कर लोगे। तो ये पूरा पार्ट था बेटा आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं कार्बन। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, सो कार्बन के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4, 4 है, इसका मतलब ये टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट है तो कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है, 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एलिमेंट्स। कार्बन कैन नॉट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन लेना और देना दोनों पॉसिबल नहीं है कार्बन के लिए। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन देने के बाद में इतनी एनर्जी क्या करेगा, वो बहुत सारी एनर्जी को लूज कहाँ करेगा। ये दोनों ही कंडीशंस पॉसिबल नहीं होती, इसलिए कार्बन क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग 3 तरह की करता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, डबल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। ठीक है, तो इनके आपको बॉन्ड स्ट्रक्चर्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे डॉट स्ट्रक्चर्स भी आएंगे, डॉट स्ट्रक्चर्स भी बनाने हैं आपको। ऐसे डॉट स्ट्रक्चर बनाओ तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ 2-3 सब्सटेंसेस के, 2-3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बॉन्ड स्ट्रक्चर्स, काफ़ी सारे एलिमेंट्स के बॉन्ड स्ट्रक्चर्स आएंगे। ठीक है, तो आपको बॉन्ड स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाना है। सपोज H2 है, तो आप क्या लिखोगे, H और H यहाँ लिखोगे, एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये वाला इसने लिया, ये वाला इसने लिया, ये हो गया हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर सपोज करो मीथेन है आपके पास में, तो आप क्या लिखोगे, आप कार्बन सेंटर में लिखोगे इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, 2, 3 और 4, एक इलेक्ट्रॉन, 2, 3 और 4। ठीक है, तो ये हो गए हाइड्रोजन के सारे इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऑक्टेट पूरा हो गया। और कार्बन ने कहा कि भैया मैं भी अपने ऑक्टेट कंप्लीट करूंगा, तो ये होता है डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, डॉट स्ट्रक्चर। आपको बुक के अंदर कम से कम 7 से 8 एग्जाम्पल्स मिलेंगे, सारे याद करके जाओगे, रट के जाओगे। ठीक है ना, उन सारे एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से याद करके चले जाना। इनको कहते हैं हम बॉन्ड स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं इनको, बॉन्ड स्ट्रक्चर्स, डॉट स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ही बनते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है, देन नेक्स्ट आता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रॉप्स 3 हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। इनकी 2 प्रॉपर्टीज याद कर लो, सफिशिएंट है। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ग्रेफाइट स्लिपरी है और प्लानर स्ट्रक्चर है। फुलरिन स्फेरॉइडल है, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा है, गोल है, स्फेरॉइडल है। और कैसा है, पाउडर्ड फॉर्म में, बहुत माइन्यूट पाउडर्ड फॉर्म में होता है। लुब्रिकेंट के फॉर्म में यूज़ होता है, सीटी स्कैन या एमआरआई मशीन्स वगैरह में, मेडिकल में यूज़ होता है ये। ठीक है, स्फेरिकल मॉलिक्यूल है। मिनिमम कार्बन के अंदर कितने एटम है, 60 एटम है। ठीक है, यानी बहुत छोटा है ये। फिर आता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। थोड़ा सा मैं कुछ फास्ट चल रहा हूँ, क्विक रिवीजन सीरीज है, तो आप प्लीज़ जो भी इश्यू हो, जो डाउट हो, प्लीज़ राइट देम इन द कमेंट्स, आई विल रिस्पॉन्ड देम श्योरली। ओके, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कैटिनेशन, द सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन्स। आई एम रिपीटिंग, द सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन इज नोन एज कैटिनेशन। ठीक है, टेट्रावेलेंसी, वैलेंसी ऑफ 4,
कार्बन हैज़ ए वैलेंसी ऑफ 4, नाइट्रोजन हैज़ ए वैलेंसी ऑफ 3, ऑक्सीजन हैज़ वैलेंसी ऑफ 2, हाइड्रोजन हैज़ वैलेंसी ऑफ 1। तो कार्बन के पास में 4 की वैलेंसी, इसका मतलब क्या हो रहा है, कार्बन 4 अलग अलग सब्सटेंसेस से 3 और 1 ऐसे कर अलग करके अलग सब्सटेंसेस से ये क्या बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है। क्या बना सकता है, बहुत सारे बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। देन कम्स आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म भी एलोट्रॉप की तरह कुछ ऐसा ही कुछ सब्सटेंसेस होते हैं। आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिनका क्या होता है, सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। ये भी मैं आपको विद एग्जांपल समझा देता हूं। आइसोमेरिज्म, ठीक है। सपोज यू हैव अ कंपाउंड नोन एज पेंटेन, ठीक है। अब पेंटेन कंपाउंड में क्या होता है बेटा, 5 कार्बन होते हैं। ये बेसिक सा फॉर्मूला है CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH3। नाउ इसको हम और 3 तरीके से लिख सकते हैं। 4 कार्बन यहाँ पे एक बॉन्ड लग गया, एक ब्रांच बन गई, इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। क्या बोलेंगे, आइसोपेंटेन, ठीक है। एक और तरीके से हम लिख सकते हैं इसको 1 2 3, एक ब्रांच नीचे एक ब्रांच ऊपर, 2 ब्रांचेस लग गई, ये भी है, ये है नियोपेंटेन। क्या है ये, इसमें भी कार्बन है, C5 है और H कितने हैं, देखो CH3 यहाँ पर आएगा, यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा और यहाँ पे CH3 आएगा, यानी C5H12, इधर भी C5H12 है, यहाँ पे भी क्या आएगा, CH3, CH2, CH, CH3, CH3। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा, C5H12 हो रहा है। काउंट कर लेना आप, पॉज करके इसको काउंट करके देखना, सब में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिखने में तीनों अलग है। इसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसको हम, आइसोमेरिज्म, ठीक है। रिपीट आफ्टर मी, 2 substances which have same molecular formula but different structural formula are known as isomers। इन्हें क्या बोलते हैं हम, आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। देन कम्स hydrocarbons, those compounds which have carbon and hydrogen in their structure or molecule are known as hydrocarbons, ठीक है। Saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons। Saturated hydrocarbons क्या होते हैं, ऐसे substances जिनमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं, पेल ब्लू कलर की फ्लेम देते हैं, स्मोक नहीं देते और ऐश या रेजिड्यू प्रोड्यूस नहीं करते, इनको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से बनते हैं, जिनमें येलो कलर की फ्लेम आती है, स्मोक रिलीज होता है और दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि भैया इनके अंदर ऐश प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चा एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस, ठीक है। एल्केन्स क्या होता है, एल्केन्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो सैचुरेटेड है, ठीक है। एल्कीन्स और एल्काइंस क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n एल्कीन्स का और CnH2n-2 एल्काइंस का, और एल्केन्स का होता है CnH2n+2, ठीक है। होमोलोगस सीरीज ऐसी सीरीज है जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, सब कुछ सेम है, सिंगल बॉन्ड वाले तो सारे एल्केन्स हैं, सारे एल्केन्स होंगे, लेकिन डिफरेंस किसका होगा, CH2 ग्रुप का। एक कंपाउंड में CH2 ग्रुप होगा, दूसरे कंपाउंड में CH2 ग्रुप ज़्यादा होगा, तीसरे में और ज़्यादा होगा, चौथे में और ज़्यादा होगा। जैसे सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इथेन। इथेन के अंदर एक का CH2 ग्रुप और जोड़ दो, प्रोपेन हो जाएगा, और जोड़ दो ब्यूटेन हो जाएगा, और CH2 ग्रुप जोड़ दो पेंटेन हो जाएगा। तो CH2 ग्रुप बढ़ा रहे हैं तो वो फैमिली सेम है बट एक एलिमेंट बड़ा है, दूसरा छोटा है, तीसरा और छोटा है, चौथा और छोटा है, ठीक है। तो ये सेम ही फैमिलीज के मेंबर्स हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है एल्केन्स, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जो भी है, ठीक है। एल्कीन्स में इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। फिर यहाँ पे हो जाएगा अल्कोहल फैमिली से तो इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक है। इनमें सिर्फ डिफरेंस होता है CH2 ग्रुप लिख सकते हो या लिख सकते हो 14 मास यूनिट का। किसका डिफरेंस होता है, 14 मास यूनिट का। फिर आते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। क्या आते हैं, फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले आएंगे हमारे पास में अल्कोहल्स। क्या आएंगे, अल्कोहल्स होता है ROH, पीछे क्या लगता है, ऑल, सफिक्स क्या लग जाता है, ऑल, सिंबल OH है, सफिक्स ऑल लग जाएगा। फिनॉल में एक चेन होगी, एक रिंग शेप का कंपाउंड होगा और उसमें OH लगा होगा, फिनॉल हो जाएगा। एस्टर में क्या होता है, दोनों तरफ कार्बन होते हैं, ईथर, दोनों तरफ कार्बन होंगे और बीच में एक O आ जाएगा।
ये हो गया ईथर। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या होता है ROH, ये दोनों आपकी बुक में नहीं है तो आपको पढ़ना नहीं है, आपको क्या करना है एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में क्या होता है RCOH, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे आप RCOH लिखोगे, अभी समझाते हैं आपको, लिख देते हैं और अच्छे से इसको लिखेंगे हम R सिंगल बॉन्ड CHO, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर C है, ये कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है C है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे R डैश, ठीक है। तो ये हो गया RCHO RCOH, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा RCOOH, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक एसिड लगता है इसके पीछे, ठीक है, एस्टर है, यहाँ पर ये एस्टर हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे C है तो क्या हो जाएगा RCOO, और फिर से एक R यानी कार्बन चेन, R यानी कार्बन चेन आ जाए, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। देन कम्स नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर का सबसे पहला पार्ट है IUPAC दे करवाती है नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, फुल फॉर्म है इसका, ठीक है। यहाँ पे प्रीफिक्स आता है, फिर वर्ड रूट वर्ड्स आते हैं, फिर प्राइमरी सफिक्स आता है, सेकेंडरी सफिक्स आता है, और ये इस तरीके से कंप्लीट होता है। वर्ड रूट का मतलब एक कार्बन है तो मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हैप, ऑक, नॉन, डेक, यहाँ तक याद करना, आपकी बुक में सिर्फ हेक्स तक है तो आप हेक्स तक ही देख लेना, ठीक है। प्रीफिक्स किस किस के लगते हैं, आगे कोई कंपाउंड है तो आगे लगने वाले सब्सटेंसेस का प्रीफिक्स लगता है, जैसे भाई CH3 ग्रुप, CH2 ग्रुप, क्लोरो, ब्रोमो लग गया, तो इसके लिए लिखा लगता है मिथाइल, इथाइल, क्लोरो, ब्रोमो, ये प्रीफिक्स लगते हैं, आगे लगते हैं नाम में, ठीक है। सफिक्स में क्या लगता है, बॉन्ड नेम लगता है, इन, सिंगल बॉन्ड है तो, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स में क्या लगेगा, सेकेंडरी सफिक्स में ऑल, एल, ओन, ऑइक एसिड, ये सेकेंडरी सफिक्स में लगेंगे, अभी पढ़े हमने, ठीक है। फिर आता है रूल्स टू फॉलो, रूल्स में सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, लॉन्गेस्ट चेन देखने के बाद में आपको क्या देखना है, लॉन्गेस्ट चेन देखिए, फिर आप सफिक्स देखोगे, ठीक है। तो पहले वर्ड रूल लिखा, फिर बॉन्ड देखोगे, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, बॉन्ड लिखा, प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो लगा दिया आपने ये लिख दिया। सपोज करो क्लोरीन भी लगा हुआ है, ब्रोमीन, क्लोरीन या इनमें से कुछ लगा हुआ है, तो आप क्या लगाओगे, आप आगे प्रीफिक्स लगा दोगे, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर था। देन कम्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहले आता है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कार्बन या कार्बन कंपाउंड किसी भी सब्सटेंस से बर्न होते हैं, कार्बन या कार्बन कंपाउंड बर्न होते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस से बर्न होते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं। प्योर कार्बन बर्न होगा तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। कार्बन कंपाउंड्स बर्न होंगे तो क्या, सोचो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हाइड्रोजन क्या करता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है, हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। क्लोरीन मोस्टली क्लोरीन करता है, ब्रोमीन करते हैं, ये जो हैलाइड्स होते हैं वो रिमूव करते हैं और वो सब्स्टिट्यूट लग जाते हैं कार्बन की जगह, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में, ठीक है। होमोलोगस कंपाउंड्स बनाने में हेल्प करते हैं। एडिशन रिएक्शन में एडिशन होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है, इसलिए इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, इसलिए इसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन में एक और होता है, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, प्लास्टिक्स बनाने में काम आता है, केमिकल्स बनाने में काम आता है, ठीक है, मार्गरीन्स बनाने में काम आता है, यानी अनसैचुरेटेड ऑयल को वेजिटेबल फैट में कन्वर्ट करने में काम आता है, सैचुरेटेड फैट्स में कन्वर्ट करने में काम आता है, ठीक है। कैटलिस्ट क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की रेट को बढ़ा दे, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे या स्पीड को कम कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। यहाँ पे हमने दो कैटलिस्ट यूज़ किए, निकल एंड प्लैटिनम, निकल और प्लैटिनम यूज़ किए, ठीक है। बहुत सारे कैटलिस्ट होते हैं। फिर आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऐसा कुछ होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करते हैं। तो CH3 CH2OH में एक O ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड प्लस वाटर बन जाएगा। तो जिन सब्सटेंसेस की वजह से ऐसा हुआ है उनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें जो गिवन नहीं है आप याद रखना, आपने बुक में देखी होगी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में नीचे लिखा हुआ है एल्केलाइन KMnO4,
या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7। एल्कलाइन KMnO4 का मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट, एसिडिफाइड K2Cr2O7 का मतलब एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, इस ऑक्सीजन को बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन और ये बहुत हार्मफुल होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है इथेनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कलरलेस लिक्विड है, इसकी एक स्पेशल स्मेल है। ठीक है, मिसल्स विद वाटर, वाटर के साथ में मिसल्स बनाते हैं। ठीक है, और 78 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है और इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। ठीक है, विद क्लीन ब्लू फ्लेम यानी सैचुरेटेड होते हैं ये। रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सोडियम इथॉक्साइड बनाते हैं, CH3CH2ONA प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, फिर रिएक्शन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्या बनाते हैं ये, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके H2SO4 प्लस इथेनॉल अंडरगोइंग डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन में जाते हैं। ठीक है, यानी ये है इथेनॉल, ये है इथेनॉल। ठीक है, इस इथेनॉल को एसिड से रिएक्ट करवाया तो क्या बना, इथीन बन गया। क्या बन गया, इथीन बन गया। ठीक है, और ये वाटर रिलीज हो गया। ठीक है, इथेनॉल के यूजेस क्या है, इथेनॉल के यूजेस है लेबोरेटरीज में यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में काम आ रहा है। ठीक है, इथेनॉल स्पिरिट लैम्प्स वगैरह में यानी एज ए फ्यूल यूज़ हो रहा है, ड्रिंक्स के फॉर्म में होता है, वाइन बियर स्पिरिट बेवरेजेस में यूज़ हो रहा है। ठीक है, कफ सिरप्स में यूज़ हो रहा है, बहुत सारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। इथेनॉल के साथ में एक ऐसा इशू है कि इथेनॉल को अनहेल्दी फॉर ड्रिंकिंग बनाने के लिए हम लोग मीथेनॉल ऐड कर देते हैं इसमें। ठीक है ना, तो यानी वो डीनेचर्ड अल्कोहल हो जाता है। क्या हो जाता है वो, डीनेचर्ड अल्कोहल। तो ये बात आपको याद रखनी है, डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है कि भैया द अनहेल्दी मेकिंग ऑफ इथेनॉल अनहेल्दी फॉर ड्रिंकिंग, लेथल फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एज डीनेचर्ड अल्कोहल। उसमें मीथेनॉल मिला देते हैं हम, क्या मिला देते हैं, मीथेनॉल। ठीक है, एसिड। अब आता है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम ग्लेशियल एसिटिक एसिड प्योर फॉर्म है, इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इसको 5% ऐड कर ले पानी के साथ में, मिक्सचर बना दे 5% का, तो इसको बोलते हैं विनेगर। क्या बोलते हैं, विनेगर। कलरलेस होता है, पंजेंट स्मेल, अजीब सी स्मेल होती है, विनेगर लाइक स्मेल होती है, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। ठीक है, 118 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट है, वीक एसिड है, पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर। ठीक है, 5 to 8% ऑफ सोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज विनेगर। ठीक है, इसकी 5 रिएक्शंस हैं। सबसे पहले रिएक्शन होगी इथेनॉल के साथ में, क्या बनाएगा, एस्टर, इथाइल इथेनोएट, क्या बना, सॉरी हाँ इथाइल इथेनोएट, क्या बनाएगा, इथाइल इथेनोएट बनाएगा। ठीक है, फिर वो H2SO4 से रिएक्ट करवाओ, NaOH से रिएक्ट करवाओगे तो ये जो इथाइल इथेनोएट था वो क्या बना लेगा, सोप बना लेगा। यहाँ पे NaOH से रिएक्ट करवाओगे तो ये बनेगा सोडियम इथेनोएट। क्या बना लेगा, सोडियम इथेनोएट। यहाँ पे भी सोडियम इथेनोएट बन रहा है, दिस इज अ सोप मॉलिक्यूल, सोडियम इथेनोएट बन रहा है। सेकंड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन, इधर देखो, थर्ड रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों के साथ में रिएक्ट हो गया, क्या बन रहा है, CH3COONA, CH3COONA, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सोडियम मेटल से कैसे, सोडियम मेटल से कैसे रिएक्ट होगा, सोडियम मेटल से रिएक्ट होगा, सोडियम इथॉक्साइड प्लस सोडियम गिव्स यू सोडियम, नॉट सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सोडियम के साथ में इथेनोइक एसिड, सोडियम साथ रिएक्ट होकर सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा, फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। कुल मिला के सोडियम इथॉक्साइड बन रहा है बार बार, जितनी बार सोडियम या सोडियम कंपाउंड से रिएक्ट करवाओगे क्या बन रहा है, सोडियम इथॉक्साइड बन रहा है। और वो सोडियम इथॉक्साइड कहाँ काम आ रहा है, सोडियम इथॉक्साइड सोप बनाने में काम आ जाता है। ठीक है, एसिटिक एसिड 5 to 10% सोल्यूशन विद वाटर इज नोन एज एसिटिक एसिड और विनेगर। प्रिजर्वेटिव्स इन फूड में यूज हो रहा है, एस्टर्स, सॉल्वेंट्स और अदर केमिकल्स बनाने में काम आता है, लेबोरेटरी रिएजेंट्स के फॉर्म में इसको हम यूज कर रहे हैं। देन कम्स सोप एंड डिटर्जेंट। पहले एक बात याद रख लो, सोप सिंगल सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से, डिटर्जेंट्स डबल सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स और स्टीरिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, कुछ भी हो सकता है। सोप सिर्फ सॉफ्ट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, डिटर्जेंट सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर दोनों से रिएक्ट करता है। सोप सॉफ्ट वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, मिसल्स, हार्ड वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, स्कम। डिटर्जेंट हार्ड वाटर से रिएक्ट करेगा तो स्कम और मिसल दोनों बनाएगा, और सिर्फ सॉफ्ट वाटर से रिएक्ट करेगा तो सिर्फ मिसल बनाएगा। तो अब आप क्लियर रखना ये बात, सोप बेदिंग के लिए काम आते हैं और सिर्फ सॉफ्ट वाटर में हेल्पफुल है, डिटर्जेंट सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर दोनों में हेल्पफुल है। ठीक है, तो डर्ट को अच्छे से रिमूव करने का काम डिटर्जेंट का ही है, तो डर्ट से डिटर्जेंट बना है, और सोप बेदिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, प्रिपरेशन बाय सेपोनिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन एक रिएक्शन है, उसमें एस्टर है, ये इस एस्टर को NaOH से रिएक्ट करवाया तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स बन गया और ग्लिसरॉल एक अल्कोहल अलग हो गया। ठीक है,
फिर डिटर्जेंट क्या है, डिटर्जेंट्स आर सोडियम और अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड्स है, ठीक है। और इसका काम भी मिसल फॉर्मेशन है। मिसल फॉर्मेशन में सेंटर में डर्ट आती है, फिर ये जिगजैग वाला पार्ट है, जिगजैग वाले पार्ट को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट, इसके ऊपर हेड होती है, हेड को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट। हेड और टेल मिलके बनाते हैं एक सोप सॉल्ट, और वो हेड टेल प्लस डर्ट मिल जाए तो बन जाएगा मिसल। क्या बन जाएगा, मिसल बनेगा, ठीक है। और ये मिसल हमारे डर्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। डर्ट किस तरह की होगी, ग्रीस हो सकती है, ऑयली डर्ट हो सकती है, ग्रीसी डर्ट हो सकती है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। ये था बेटा आपका मोटा मोटा कार्बन चैप्टर, बड़े बड़े ऊपर ऊपर लेवल से सरसरी तरीके से पढ़ाया गया, ठीक है। इसको और डीप में पढ़ना है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर दो, नहीं किया है घर वालों से सबसे सब्सक्राइब करा दो, लाइक कर दो अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद में और हम बायो के स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके बेटा।